एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो भैया फाइनली एफकेट 2026 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सिलेबस में क्या चेंजेस है, एंड इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो जो फर्स्ट टाइम भरने वाले हैं, जो रिपीटर्स हैं, सब लोग एक बार ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आप मार्क करो कि भैया आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 8 अगस्त 2026 को होने वाला है। यानी कि आज से अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग आप ये लगा लो कि आपके पास 60 दिन का टाइम है। 60 डेज आप लेके चल सकते हो, लगभग लगभग इतना लगा लो कि भैया आपको टाइम है, इसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। दूसरा, 20 मई से आपका यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से, और 19 जून 11:30 रात तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई अब कैंडिडेचर में सबसे बड़ी चीज़ जिन्होंने चेंज करी मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये, अगर आप वैकेंसीज को देखोगे तो इस बार फ्लाइंग में मेन की 30 वैकेंसीज हैं, वुमेन की 5 हैं। बाकी सारी वैकेंसी एटीज हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वेपन सिस्टम के मेन में भी 21 वैकेंसीज हैं, एंड वुमेन में आपकी 5 वैकेंसीज हैं। एडमिन में 50, इधर एडमिशन में 12। आप देख सकते हो सारी की सारी वैकेंसीज यहीं पे हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे, आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जितने जैसे जैसे ब्रांचेस में आपके आप देख रहे होगे, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा सीट्स लोगों को दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपकी प्रायोरिटी भी इसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, आप इसी तरीके से अपनी प्रायोरिटी को भरोगे। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो परमानेंट कमीशन होता है, परमानेंट कमीशन के लिए इन्होंने स्पेशली गेट के स्कोर वाली एंट्री रखी है। यानी उसके स्कोर के बेसिस पे कुछ वैकेंसीज और इंक्रीज कर दी हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। एक ही वैकेंसीज हैं फिलहाल दोनों कोर्सेस में, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये सीट्स ज़्यादा हो गई हैं। तो भैया जो गेट वाले हैं उस बात का बहुत खास ख्याल रखना। अब देखो, टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो जो यहाँ पे आपका परमानेंट कमीशन के बारे में जो वैकेंसीज हैं, भैया ये तो आपकी परमानेंट कमीशन वाली जॉब हो गई। लेकिन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, देखो साफ साफ बताता हूँ, द इंगेजमेंट ऑफ फ्लाइंग ब्रांच मेन एंड वुमेन एसएससी ऑफिसर्स इज 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंसिंग। जब से आपका कोर्स स्टार्ट होगा उसके बाद से 14 साल रहने वाला है। दूसरा, जो नॉन टेक और टेक वाले लोग हैं उनके लिए इनिशियली जो पीरियड होता है वो 10 साल का होता है, और उसके ऊपर एक्सटेंशन मिलता है 4 साल का। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा सर्विस रिक्वायरमेंट, आप कितने आपने आपका सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है, उस टाइम वैकेंसीज कैसी रही है, आपकी विलिंगनेस है कि नहीं, सब कुछ देखते हुए, और आप मेरिट के लिए सुटेबल हो कि नहीं। दूसरा ये कि भैया परमानेंट कमीशन भी आपको मिल सकता है, दैट टू ये आपके 10 साल के सर्विस पर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें सेम टू सेम होंगी। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होंगे, जो 10 साल या 10 से 14 ईयर्स तक सर्व कर पाएंगे, उनको कोई पेंशन ग्रांट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। भैया फ्लाइंग ब्रांच की जो एज लिमिट है वो है 20 से 24 साल। इसका मतलब ये कि नॉट दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस होता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि 26 साल तक मानी जाती है। दूसरा, अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो भैया सिंपल है, 2 जुलाई 2001 से लेके अगर 1 जुलाई 2001 के बीच में आपका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग के बीच में भी शादी करते हो तो आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे खास ख्याल, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप अपने फॉर्म में भरने वाले हो वो डेट ऑफ बर्थ वही वैलिड माना जाएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट या जो 10th का सर्टिफिकेट मिलता है, पास सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होगा। उसके अलावा और कोई भी चीज़ आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए नहीं मानी जाएगी। आई विल सजेस्ट कि जो आपका नाम वगैरह है ना, आप उसको भी बहुत ध्यान से भरना, एंड एज पर योर 10th के सर्टिफिकेट्स ही भरना। समझ रहे हो, 10th ही देखो क्या लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना होता है ना, उस पर जो चीज़ें करी गई हैं वही आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि भैया 60% वाला क्राइटेरिया हटा दिया है। देख लो, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी ये चीज़ नहीं है, यानी कि बस मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल पे, और आप ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 3 डिग्री कोर्स से। ये हर जगह लागू होता है। अगेन, अभी भी डिप्लोमा वाले लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो आप देख सकते हैं। और गेट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो भैया गेट स्कोर ना इस
स्पेसिफिकली जो आपका एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर मैकेनिकल की, उसके लिए है। तो कुछ करना नहीं है, मतलब आपके गेट का जो भी स्कोर है, आपने अगर गेट एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि उसकी वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपकी तो आपका एफ कैट जो आपका बताओ, आपको सीधा एफ एस बी के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपका पेपर तो एफ कैट एक अलग एंट्री है एंड वो एक अलग एंट्री है, ठीक है। आप जो कंडीशन है जो समझ लेंगे इसको। दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, वेपन सिस्टम वाले ब्रांच में जाना है तो आपको पता है कि फिजिक्स और मैथ्स 10+2 पे होनी चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी डिग्री में हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक के लिए बस 10+2 हो और ग्रेजुएट डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अकाउंट्स ब्रांच के लिए आपको के पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन ब्रांच के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको साफ साफ बताया गया है कि 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि मेरिट आउट होने के चांसेस आपके कम होंगे। तो प्लीज़ उस चीज़ को मेंशन करना, राइट। बात करें अगर सीजीपीए की, तो भैया जो फाइनल सीजीपीए माना जाता है आपका जो यूनिवर्सिटी कन्वर्जन फॉर्मूला देता है उससे माना जाता है। अब ये सारी थी आपकी मेन चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि भाई आगे आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है कि आखिर एग्जामिनेशन के अंदर आप देखो, मैं पूरा का पूरा एक फॉर्म भर के भी आपको दिखाऊंगा, तो आप फॉर्म को उसी तरीके से भरना। अब बात करते हैं सिंपल सी कि भाई चलो आखिर एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको समझ में आएगा। एक सेकंड दीजिए मुझे। अगर सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आया है, यस, तो भैया रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे है एंड ये लगा लो कि 10 से 12 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगेन इस बार भी एग्ज़ाम आपका एक ही शिफ्ट में होने वाला है, साफ साफ इन लोगों ने दे दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है भैया। देखो 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर कट ऑफ। लास्ट कट ऑफ की बात करूँ 110 नंबर गया था। अब क्या करना है इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो सिलेबस एफकेट का देख के बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से एफकेट एक्सप्लेन कर देता है कि भैया मैथ्स का सिलेबस देख रहे हो, डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस एफकेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंड सच में सीरियस हो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, एक चीज़ आपको बहुत मतलब शुरू से फॉलो करनी है कि मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और स्पेशली मैथ्स के लिए आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। जब आपका लास्ट एफकेट हुआ तो मैक्सिमम बच्चों की ये कंप्लेन थी कि भैया साहिल भैया टाइम ही नहीं बचा, कि मैथ्स एंड रीजनिंग सारा टाइम लेके चला गया, हम जीके और इंग्लिश कोड अच्छे से सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब ना एग्ज़ाम क्लियर होता है आपके स्पीड ऑफ कैलकुलेशन और एक्यूरेसी के ऊपर कि आप कितना जल्दी, कितना एक्यूरेट आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो। आप एक बार देखो, ये कैलकुलेशन निचोड़ 1, फिर 2, फिर 3, डिजिटल सम 5, ये सारे कैलकुलेशन वाली क्लासेस हम स्पार्टन बैच वालों को इसीलिए कराते हैं ताकि मैथ्स वो जीरो से सीख सके बिना किसी जजमेंट के, कि भाई अगर मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती तो वो बेसिक जो कैलकुलेशन होती हैं उनको फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब देखो जब आप फास्ट कैलकुलेशन करते हो ना, आपका टाइम बहुत बचता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, अगर आप फ्रेशर हो या फिर मल्टीपल टाइम फेल हो रहे हो एफकेट के अंदर, तो अगर आपको स्कोर भी इंप्रूव करना है तो आप जो डिफेंस मैनिया पे स्पार्टन्स बैच है वो जरूर ले लेना भाई। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ कि एक ऐसा बैच जो मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग्स, 10 फुल मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, पर्सनल गाइडेंस, सब कुछ इंक्लूड है इस प्राइस पॉइंट पे। इनफैक्ट हमने तो इस बार आप देख सकते हो कि आपके अटेम्प्ट वाइज, जैसे अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो एफकेट 226 ले सकते हो, 2 अटेम्प्ट है तो एफकेट 127, अगर 3 अटेम्प्ट है तो आप एफकेट 227 ले सकते हो। यानी कि एक ही प्राइस पॉइंट में आप इस एग्ज़ाम के लिए मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो। भाई कोई भी दिक्कत होगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ये स्पार्टन्स बैच वही बैच है जिसने लास्ट के 3 एफकेट में ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 18 ये सारे बच्चे दिए हुए हैं। बाकी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
जय हिंद।